हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 7। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा धारिता के बारे में, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो क्या होता है कैपेसिटेंस, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग डाल लीजिए, संधारित्र तथा धारिता। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, विद्युत यंत्र को या उपकरण को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है। तो संधारित्र क्या करता है कि वो विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जब भी इसकी आवश्यकता होती है वो सडनली सारा ऊर्जा सप्लाई कर देता है। तो कैपेसिटर या संधारित्र क्या होता है, ये हेडिंग डाल लीजिए इसका, संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक विद्युत उपकरण है। एक विद्युत उपकरण है। संधारित्र एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में, किस रूप में? विद्युत आवेश के रूप में, अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। संग्रहित मतलब स्टोर करके रखता है। संधारित्र क्या है? एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आता है धारिता। धारिता क्या होता है? धारिता कैपेसिटेंस। तो संधारित्र होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके रखता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो सडनली सारा ऊर्जा सप्लाई कर देता है, सडनली सारा ऊर्जा दे देता है। अच्छा, धारिता क्या होता है कि धारिता, अब संधारित्र ऊर्जा को संग्रहित करता है। संधारित्र एक उपकरण है, विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करता है। धारिता उसके कैपेसिटी को बताता है, उसकी क्षमता को बताता है कि अपने अंदर कितने ऊर्जा को संग्रहित करके रख सकता है। धारिता ये बताता है कि संधारित्र अपने अंदर कितनी विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके रख सकता है, उसे हम धारिता कहते हैं। धारिता संधारित्र के क्षमता को बताता है। कैपेसिटी को बताता है, क्षमता को बताता है। संधारित्र की क्षमता को बताता है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है ना? किस रूप में? चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में कितनी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। धारिता संधारित्र के क्षमता को बताता है कि उसके अंदर
उसके अंदर, किसके अंदर, संधारित्र के अंदर, संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। संधारित्र ये बताता है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। तो संधारित्र क्या है कि ये अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, मतलब संग्रहित करके रखता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको सारा ऊर्जा सप्लाई कर देता है। हमने फैन में एक डिवाइस लगा हुआ, एक यंत्र लगा हुआ, उपकरण लगा हुआ देखा होगा आपने। इस तरह का उपकरण लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर, तो कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करता है और जब ज़रूरत होती है तो सारा ऊर्जा सप्लाई कर देता है। देखो, किसी चीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। फिर जब एक बार वो चल जाता है तो उसको चलाते रहना उतना टफ नहीं है, स्टार्ट करना टफ होता है। तो संधारित्र अपने अंदर ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है और सारा ऊर्जा सडनली सप्लाई कर देता है। और धारिता क्या है? ऊर्जा को संग्रहित करने की, या फिर ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता संधारित्र के क्षमता को बताता है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। और संधारित्र का सिंबल होता है, इससे पहले इसको छाप लें, नोट कर लें। छाप लिए, मिटा दें। तो संधारित्र का सिंबल होता है सी, और सी बराबर होता है Q/V। संधारित्र का सिंबल होता है सी बराबर होता है, सॉरी संधारित्र नहीं, धारिता का सिंबल होता है सी बराबर होता है Q/V। अच्छा, ये Q क्या होता है? Q आवेश है, Q आवेश है और V विभव है, विभव है। आवेश चार्ज है, पोटेंशियल है। V पोटेंशियल है और Q आवेश है, चार्ज है। अच्छा, ये जो C होता है, धारिता होता है, ये Q और V पर निर्भर नहीं करता है, V पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। धारिता Q और V पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? फॉर्मूला में तो Q और V आ रहा है, तो Q और V पर तो निर्भर करना चाहिए, तो इसलिए नहीं करता है। धारिता Q और V पे इसलिए निर्भर नहीं करता है कि जो Q होता है वो V के समान अनुपाती होता है। जितना ज़्यादा Q बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आवेश बढ़ाएंगे उतना विभव भी बढ़ेगा, जितना आवेश कम करेंगे उतना विभव भी कम होगा। तो इसीलिए C Q और V पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, C किस पे निर्भर करता है? ये माध्यम पे निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। C किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है, तथा निर्भर करता है, तथा चालक के आमाप पर निर्भर करता है। C किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है और चालक के आमाप पे निर्भर करता है, उसके शेप और साइज पे निर्भर करता है। छाप लें इसको।
छाप लिए, मिटा दें। मिटा दें। अच्छा, ये जो संधारित्र होता है ये 3 प्रकार का होता है। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र 3 प्रकार का होता है। पहला होगा गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, दूसरा होता है समांतर, समांतर प्लेट या पट्टिका भी बोल सकते हैं, समांतर प्लेट या पट्टिका संधारित्र। पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, जिसको सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो संधारित्र 3 प्रकार का होता है, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अच्छा, हमारे क्लास 12th में जो भर भर के है वो समांतर प्लेट संधारित्र है। गोलीय संधारित्र का उतना अहम रोल नहीं है क्लास 12th के लिए, है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेलनाकार संधारित्र का उतना जरूरी नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम लोग, है ना। चलिए ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय संधारित्र से। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे हमने एक गोला बनाया, है ना, एक स्फेयर बनाया, और इस स्फेयर पे हर जगह प्लस चार्ज हमने सजा दिया। गोला पे हमने हर जगह पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश लाके रख दिया। अच्छा, मान लो इस गोला पर चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल V है, तो C बराबर होता है Q बाय V, C बराबर होता है Q बाय V। अच्छा, मान लो इसका रेडियस अगर R है, इसका रेडियस अगर R है, तो R डिस्टेंस से इसका पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल हम लोग पढ़े हैं ना, V बराबर होता है KQ/R। तो यहाँ पे V का वैल्यू होगा KQ/R। अच्छा, अब इस V के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से निकल के आएगा Q/KQ/R। Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा R/K, R/K। जरा याद करो कि K बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/4πε0। K बराबर हमने क्या पढ़ा था, 1/4πε0। तो यहाँ से कैपेसिटेंस बराबर आएगा, कैपेसिटेंस बराबर आएगा 4πε0R। कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4πε0R। क्या कैपेसिटेंस माध्यम पे डिपेंड करता है?
हाँ, कैपेसिटेंस माध्यम पे डिपेंड करता है। ये जो C होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। C माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। माध्यम क्या है? किसकी माध्यम है? ये निर्वात की माध्यम है, फ्री स्पेस का माध्यम है। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि ये जो C होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, आमाप पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा रेडियस लोगे उतना ही ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस, मान लो इसका कैपेसिटेंस C है तो उतना ही ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस भी होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा इसकी धारिता भी होगी। मतलब ये C जो है ये आमाप पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। रेडियस पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेडियस पे भी निर्भर कर रहा है और माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है। मतलब कैपेसिटेंस जो होता है वो माध्यम पे निर्भर, या तो माध्यम पे निर्भर करेगा या फिर माप पे निर्भर करेगा। छाप ले इसको, छाप लिए, मिटा दें। आइए क्वेश्चन बनाते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन, यदि R बराबर 1 मीटर हो तो C बराबर क्या होगा? अगर R बराबर 1 मीटर है तो धारिता C बराबर क्या होगा? तो C बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, R हमको दिया हुआ है कितना? R दिया हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 आ जाएगा। अच्छा, जरा याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता था? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यही होता था ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9? हाँ, लिख सकते हैं। तो C बराबर कितना है? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं क्या? 10/9 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, यहाँ 9 से इसको काट दिया, 9 1 1 1.1। तो कैपेसिटेंस बराबर यहाँ से निकल के आएगा, धारिता बराबर निकल के आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। कितना कैपेसिटेंस आया? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10, बहुत ही छोटा कैपेसिटेंस आया। या फिर इसको लिख सकते हैं C बराबर 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड। इसका SI यूनिट फैराड होता है। क्या होता है? SI यूनिट फैराड होता है, जिसको हम F लिखते हैं। धारिता का SI यूनिट फैराड होता है, इसको हम F लिखते हैं। ये माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या होगा? माइक्रोफैराड। हाँ, तो C बराबर कितना निकल के आया? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड, या फिर C बराबर 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रोफैराड। बहुत ही छोटा कैपेसिटेंस आया, इसकी धारिता बहुत ही कम है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि C बराबर 1 मीटर हो तो R का वैल्यू ज्ञात करें। अगर C बराबर 1 मीटर है तो R कितना होगा? आइए बनाते हैं। C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमको R निकालना है। C का वैल्यू दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो क्या हम R बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट?
अच्छा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ फैराड। बहुत बड़ा रेडियस होगा, कितना होगा, सॉरी रेडियस होगा मीटर, 9 × 10⁹ मीटर, बहुत ही बड़ा रेडियस होगा, बहुत बड़ा रेडियस होगा। अर्थ के पृथ्वी के रेडियस से भी ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा। इसकी त्रिज्या बहुत बड़ी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी इसकी त्रिज्या होगी, है ना। छाप लें इसको, नोट कर, छाप लिए। अच्छा, गोलीय संधारित्र के साथ क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम था, आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। गोलीय संधारित्र की समस्या है। इसके साथ क्या समस्या थी कि जो बाद में फिर पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र को लाने की जरूरत पड़ गई। प्रॉब्लम्स विथ स्फेरिकल संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी धारिता बहुत ही कम होती है, इसकी धारिता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। किसकी धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता बहुत कम होती है। अगर R बराबर, अभी हमने बनाया था कि अगर R बराबर 1 मीटर ले लेते हैं तो कैपेसिटेंस या फिर धारिता बराबर आता है 1.1 × 10⁻10 फैराड, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻4 माइक्रोफैराड। बहुत ही कम इसकी धारिता होती है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी धारिता बहुत कम होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई होती है, इसकी ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई होती है ना। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी धारिता बहुत कम होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई होती है, ये अपने ऊर्जा को चारों तरफ बर्बाद करके रखता है। इसकी ऊर्जा बंधा हुआ नहीं, इसका ऊर्जा बंधा हुआ नहीं होता, बैंडेड नहीं होता है। जब बंधा हुआ ऊर्जा नहीं होगा, ये अपनी ऊर्जा को चारों तरफ बिखेर के रखेगा, बर्बाद करता रहेगा। तो जब इसकी ज़रूरत होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो इसके पास तो ऊर्जा ही नहीं होगा जो ये देगा, है ना। तो इसीलिए अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पर चार्ज प्लस चार्ज है ना, गोलीय संधारित्र है, ये गोलीय संधारित्र है, तो ये अपनी ऊर्जा को चारों बगल बिखेर के रखेगा, इससे चारों तरफ बिखेरता रहेगा, है ना। ये अपनी ऊर्जा को चारों तरफ बिखेर के रखता है। तो जब इसकी ज़रूरत होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो जब ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो इसके पास तो ऊर्जा होगा ही नहीं कि ये सप्लाई करेगा, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी ऊर्जा जो होती है वो बिखरी हुई होती है, बंधा हुआ नहीं होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम सारा ऊर्जा सप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के साथ।